पश्चिम बंगाल बीजेपी ने एक महिला का वीडियो ट्वीट कर ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वीडियो के साथ पश्चिम बंगाल बीजेपी ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में लोग लापता हो रहे हैं और उनके परिवारों को इसके बारे में कोई जानकारी तक नहीं है। वीडियो के जरिए पश्चिम बंगाल बीजेपी ने ममता सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया। बीजेपी के ट्वीट किए गए वीडियो में एक महिला अपने पिता का पता नहीं चलने का दावा कर रही है। हालांकि वीडियो के सामने आने के बाद वहां का स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया और उसने दावा किया कि महिला के पिता बिल्कुल ठीक हैं। यही नहीं, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यह भी कहा गया कि आज दोपहर में महिला की उसके पिता से फोन पर बात भी करवाई जाएगी। तो वीडियो के जरिए यहां पर गंभीर आरोप लगाए हैं पश्चिम बंगाल बीजेपी ने ममता सरकार पर। ये जो महिला दिख रही है इस वीडियो में, ये बता रही है कि उसे उसके पिता के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मेरे मम्मी का खबर तो हम लोग को मिला नहीं, कैसा क्या ट्रीटमेंट हुआ नहीं हुआ, उनको तो हम लोग खो दिए। उन लोगों को ना देख पाए ना कुछ कर पाए। फिर वही से वो लोग ले जाकर मेरा मम्मी को जो करना वो लोग कर दिए। हाथ में हम लोग का आया नहीं कुछ। तो आप लोग से एक ही विनती है कि मेरे पापा आप कैसे हैं, प्लीज इतना कीजिए कि मेरे पापा का एक बार खबर बता दीजिए, मेरे पापा कैसे हैं। कल वहां से ले जाने के बाद मैं क्वारंटाइन में, मेरी 3 भाभी है और मेरे पापा कहाँ है, संजीवन हॉस्पिटल में कौन सा जगह में है, उनका कोई खबर नहीं है। पश्चिम बंगाल बीजेपी की तरफ से महिला का वीडियो ट्वीट किए जाने के बाद बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने भी ट्वीट किया और कहा कि बेहद दर्दनाक, ये महज एक परिवार की व्यथा नहीं, पश्चिम बंगाल की हालत का खुलासा करता एक दुखद वीडियो है। राज्य में ऐसी त्रासदी कई लोगों के साथ हुई, पर वो कहां जाएं? उनके पास ममता सरकार के अत्याचार से बचने का कोई रास्ता भी नहीं है। यही नहीं, बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने भी ममता सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य सरकार को महिला की मदद करनी चाहिए। सारे लोग घर पे बंदी है, ना उनका खाने का कोई इंतजाम है, ना उनका बाकी कोई विषय है। वो लोग अभी चिंता कर रहे कहां लेके गया हमारा परिवार को, हमारा पिताजी को, बच्चा रो रहा है, माताजी, इन लोगों को कहां लेके गया। परिवार का 3-4 गृहबधू को लेके चले गए। चीफ मिनिस्टर को मैं दरखास्त करना चाहता हूं, राजनीति अभी छोड़िए, आज जनता का नीति अपना लीजिए। अभी सरकार क्या किया, मोबाइल लेके कोई हॉस्पिटल में घुस नहीं सकते, ना मरीज घुस सकता है, ना कोई विजिटर घुस सकता है, ना डॉक्टर घुस सकता है, ना स्वास्थ्यकर्मी घुस सकता है। वहीं कांग्रेस ने मांग की है कि बंगाल सरकार को सही आंकड़े बताने चाहिए और मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये देखने में अच्छा नहीं लगता, ये अपेक्षित भी नहीं है कि मुख्यमंत्री और माननीय राज्यपाल दोनों में पत्र की जंग छेड़ गए हैं। ये 5 पन्ने देते हैं, दूसरी तरफ जवाब में भी 5 पन्ने आते हैं और ये पन्ने की साथ पन्ने की लड़ाई नहीं, आम लोगों की जिंदगी और ये जिंदगी से आम लोगों को बचाना हमारा फर्ज होते हैं। ये बंगाल में इस लड़ाई को चल रही है, इन्होंने भी टीम भेजी है कि वहाँ पे पता करेंगे कि वहाँ सही रिपोर्ट केस नहीं हो रहे, जबकि ममता कहना है कि सारे रिपोर्ट केस हो रहे हैं और उन्होंने बहुत सख्ती से इसको लिया। मुझे लगता है, जो मैं वही बात कह रहा हूँ कि राज्य सरकार केंद्र सरकारों को मिलकर इसकी लड़ाई लड़नी चाहिए। इस समय ये पॉलिटिक्स करके झगड़े करना, विरोध करना, एक दूसरे को ये करना उचित नहीं है। अगर कोई चीफ मिनिस्टर कोई बात कह रही है तो उस चीफ मिनिस्टर की बात पे यकीन करना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए, बात करके इसका रास्ता निकालना चाहिए।
और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह, हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमिताभ सिन्हा, हमारे सहयोगी आशिका और अरुण। सबसे पहले हम अर्जुन जी का रुख करते हैं। अर्जुन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया पर। आप लोगों ने गंभीर आरोप लगाए हैं टीएमसी पर, लेकिन सर वहां के स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि महिला के पिता बिल्कुल ठीक हैं और आज बातचीत करवाई जाएगी। देखिए, कल जब से सबसे पहले मैं सबको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस डिबेट में बैठाया है। सबसे पहली बात है कि कल जब महिला का वीडियो रिलीज हुआ और उस पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस आवाज को उठाना शुरू किया और मैंने खुद उस महिला से बात किया था, तब जाके पुलिस हरकत में आई और उससे बात करने लगी, उसको बात कराने की बात करी। ये बात क्यों आ रहा है? अगर कोई भी आदमी कंप्लेन कर रहा है, अभी मैं एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता की बात भी सुन रहा था कि ये केंद्र और राज्य का झगड़ा का विषय नहीं है, ये बात क्यों आ रहा है? ये ममता बनर्जी जी की जो सरकार है, अगर ये सरकार सही में लोगों के सामने सत्य बात रखती, किसी को भी बीमारी हो सकता है, उसमें छिपाने की क्या बात है? किसी को भी रोग हो सकता है, किसी को भी वायरस इफेक्ट कर सकता है, तो इसमें क्यों सरकार छिपा रही है? क्यों लोगों के पास वो बात पहुंचाने में उनको डर लग रहा है? क्यों मोबाइल को बैन किया जा रहा है? आखिर क्या रहस्य है? इस रहस्य को छिपाने के लिए सरकारी तंत्र लगा हुआ है। पुलिस इस तरह का व्यवहार कर रहा है जैसे पुलिस नहीं, गुंडे की तरह व्यवहार कर रही है। यहाँ पुलिस उठाकर ले जा रही है, रातों रात उनको पकड़ के ले जा रही है, किसी को कुछ बताया नहीं जा रहा है। आखिर मोबाइल बैन करने की जरूरत क्या है? अगर कोई सत्य बात लोगों के सामने आ रही है तो इस सरकार को सचेत होना चाहिए। बिल्कुल। तो अर्जुन जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर पश्चिम बंगाल बीजेपी की तरफ से ये वीडियो जारी नहीं होता तो पुलिस कार्रवाई नहीं करती, स्वास्थ्य विभाग वहां पर हरकत में नहीं आता? 100% मैं यही बात कहना चाहता हूं कि अगर ये वीडियो जारी नहीं होता तो इस तरह का आज वो पुलिस उसके दरवाजे पर नहीं पहुंचती। पुलिस को लोग उस परिवार की महिला बोल रही है, लेकिन वो सुन भी नहीं रहे थे, उसकी बात भी नहीं कर। आज सिर्फ उनका वीडियो जारी हुआ है। बहुत सारे गांव में तो लोग वीडियो करना भी नहीं जानते हैं। गांव की स्थिति यह है कि लोग को पकड़ के ले जाया जा रहा है और उनको पता ही नहीं है कि क्यों उनको पकड़ के ले जाया जा रहा है, क्या कारण है। अगर कोई किसी को बीमारी होता हॉस्पिटल में ले जाओ, लेकिन जो लोग मरकज से आए, जो लोग बीमारी फैलाए, उनका कोई डिटेल्स नहीं है, उनका कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है और वो संक्रमित करते जा रहे हैं। बाजार खुला है, रास्ते पर लोग एक दूसरे से के साथ संपर्क में आ रहे हैं और सरकार उस समय मूक दर्शक बनी हुई है और प्रशासन जो है, पुलिस प्रशासन हो, ये इस चेष्टा में है कि कितने बात को दबाया जाए। बिल्कुल। तो अर्जुन जी, आप कह रहे हैं कि हालात काफी ज्यादा खराब है। ये तो एक मामला आप लोगों ने उठाया है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमिताभ सिन्हा भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमिताभ जी भी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। अमिताभ जी। अर्जुन भाई, अमिताभ सिन्हा बोल रहा हूँ दिल्ली से। एक चीज़ जो बार बार टकराव की स्थिति क्यों देखने को नजर आ रही है? सेंटर ने टीम भेजी, वहाँ उनको निकलने नहीं दिया गया, सहयोग की बात नहीं, गृह मंत्री को चिट्ठी लिखनी पड़ी, तमाम चीज़ें देखने को आ रही हैं। ममता सरकार का एक ही आरोप है कि बीजेपी बंगाल की और केंद्र सरकार राज्य सरकार को अपनी तरह से काम करने नहीं दे रही है। ये बार यही आरोप लग रहा है कि उनको स्वतंत्र रूप से काम करने नहीं दिया जा रहा है। क्या आप लोग इससे सहमत हैं कि आप बीजेपी अननेसेसरी इंटरफेरेंस कर रही है वहाँ पे? अच्छा, बीजेपी को अननेसेसरी इस तरह से व्यवहार करने की जरूरत क्यों है? क्या कारण है? आखिर बीजेपी को बोलने का कारण यही है कि लोग परेशान हैं और एक वर्ग के लोगों को, एक जो मुस्लिम संप्रदाय का इलाका है, आज वहां पर ममता बनर्जी को जाके माफी मांगना पड़ रहा है कि आप घर में जाइए, मुझे माफ कीजिए, कि आप घर में जाइए। कारण क्या है? आज पूरे बंगाल की स्थिति है कि हर चीज छिपाया जा रहा है। आज देखिए, बांगुर का वीडियो यदि जारी हुआ, उसके बाद ही उन्होंने मोबाइल को बैन कर दिया। क्या कारण है भाई? मोबाइल लेके अगर कोई, मैं कहता हूं कि अगर सरकार में मैं हूं, अगर कोई सत्य बात सरकार के पास पहुंचा रहा है कोई नागरिक, तो इसमें सरकार को क्या तकलीफ है? यहाँ पार्टी और राजनीति की तो कोई बात नहीं है। अगर उनके विधायक, उनके लोग अगर रोड पर निकल रहे हैं, किसी को मदद पहुंचा रहे हैं, तो कोई समस्या नहीं। आज एक वीडियो, एक महिला काउंसलर का वीडियो आया है जो खुल के बोल रही है
कि मेरा जो ये सामान है मेरे पास नहीं आ रहा है और टीएमसी के लोग दे रहे हैं। अर्जुन भाई, एक सवाल इसमें छोटा सा जवाब चाहूंगा, क्या राज्य सरकार के पास टेस्टिंग की पर्याप्त सुविधाएं हैं? कोरोना के मरीज के जो आंकड़े आ रहे हैं हर रोज, जो पूरे राज्य देते हैं, तमाम राज्य, क्या आपके राज्य से सही आंकड़े आ रहे हैं? लड़ाई तो उसी जगह पर है। ममता बनर्जी 9 साल से यही बोल रही है कि पश्चिम बंगाल में हमने सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनाया है और वो सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल आजकल सुपर मॉर्ग में दिखाई दे रहा है, क्योंकि सिर्फ सादा और नील कलर हुआ है उन हॉस्पिटलों में। चलिए अर्जुन जी, आप ममता सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हमारी सहयोगी आशिका इस वक्त मौजूद है, ग्राउंड जीरो पर है। आशिका, इस मुद्दे पर राजनीति हो रही है और बीजेपी की तरफ से गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि ताजा स्थिति इस वक्त क्या है पश्चिम बंगाल की? टेस्टिंग जो है अभी से 1 हफ्ते पहले तक बहुत ही धीमी गति से चल रही थी। जैसे ही रफ्तार बढ़ी है वैसे ही आंकड़े बढ़ना शुरू हुए हैं। कल के आंकड़े मैं आपको बता दूं, 58 लोग एक दिन में, जो सबसे बड़ा आंकड़ा है पश्चिम बंगाल का, वो पॉजिटिव आए हैं। इसके अलावा 103 लोग हालांकि अभी तक ठीक हुए हैं, लेकिन जगह जगह पर ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां लोग लॉकडाउन तोड़कर बाहर सड़कों पर नजर आ रहे हैं। इसको लेकर के जहां पर कोरोना के खिलाफ युद्ध होना चाहिए, वहां कहीं ना कहीं ये जो राज्य सरकार, केंद्र सरकार, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, टीएमसी, बीजेपी, ये युद्ध ज्यादा नजर आ रहा है। जसप्रीत, बिल्कुल, और इसी से जुड़ा सवाल मेरा अरुण से है। अरुण, ऐसे समय में जब पूरा देश इस महामारी से लड़ रहा है, सभी पार्टियों को सहयोग करना चाहिए, लेकिन एक दूसरे पर छींटाकशी हो रही है, गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं पार्टियों की तरफ से। देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने यही मांग की कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच झगड़े की बजाय जो एक्चुअल स्थिति है, डेटा जो है सही, कितने लोगों की मौत हुई, कितने लोगों को क्वारंटीन किया गया, कितने लोगों को आइसोलेशन में रखा गया, उसकी ठीक जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि अगर सही जानकारी सरकार की तरफ से नहीं आती है तभी र्यूमर उड़ते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि डेंगू के मामले में ये सरकार पहले भी ऐसा कर चुकी है कि उसने जो है तमाम आंकड़े छुपाए थे, और इस मामले में भी जो मौत हो रही है उसके सही आंकड़े जनता के सामने नहीं आ रहे हैं। तो इसको लेकर के सवाल खड़े किए कांग्रेस ने। आपकी बात एकदम ठीक है कि इस समय जब पूरे देश को एकजुट होकर के एक साथ एक सुर में सिर्फ कोरोना की बात करनी चाहिए, उससे निपटने के उपाय पर चर्चा करनी चाहिए, तब अगर डिफरेंस वॉइसेज आती है, कोरोना कोई पार्टी तो देखता नहीं, न कोई राज्य देखता, न कोई धर्म देखता है, तो सबको एकजुट होकर के ही इसमें लड़ना पड़ेगा। आपकी बात एकदम ठीक है, और राज्य हो चाहे केंद्र हो या राज्य में पॉलिटिकल पार्टियां हो, सबको इकट्ठा होकर के ही इस लड़ाई को लड़नी पड़ेगी। बिल्कुल, हम अर्जुन सिंह के पास चलते हैं जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अर्जुन जी, हम लगातार आपसे चर्चा कर रहे हैं, आपने गंभीर आरोप तो लगाए हैं, लेकिन ऐसा वक्त जब पूरे देश में लॉकडाउन है, इस महामारी से हम लड़ रहे हैं और स्थिति को कंट्रोल करने में काफी हद तक कामयाब भी हुए हैं, आपको नहीं लगता कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए? क्योंकि टीएमसी इस वक्त पश्चिम बंगाल में सत्ता में है, आप लोग विपक्ष में है पश्चिम बंगाल में, क्या कोशिशें आप लोगों की तरफ से की जा रही है? बीजेपी के नेता चाहे वहां पर हो या फिर तमाम कार्यकर्ता हो, वो किस तरह का सहयोग कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं इस बात को एकदम सिरे से खंडन कर रहा हूं कि कोई राजनीति हम लोग कर रहे हैं। हम सरकार, चूंकि हम यहाँ विरोधी हैं और हम सरकार के आंख को खोलने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें राज्यपाल और मुख्यमंत्री की लड़ाई नहीं है। राज्यपाल को जो तथ्य मिल रहा है वो राज्यपाल मुख्यमंत्री को बता रहे हैं। एक संवैधानिक पोस्ट का जिस तरह से अपमान किया जा रहा है, ये किसी भी राज्य में, किसी भी दुनिया के किसी भी देश में आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, क्यों अविश्वास का वातावरण है। एक नेपाल बर्मन थे, एडमिट हुए 9/4/2020 को, वो उनकी मृत्यु हुई 12/4/2020 को, और कोविड टेस्ट उनका डिक्लेयर किया जा रहा है 13/4/2020 को। ये कैसे पॉसिबल है? एक आदमी मर रहा है 12 तारीख को और उसका कोविड टेस्ट का डिक्लेयर हो रहा है 13/4 को। और सबसे बड़ी बात है कि जो डॉक्टर एक आदमी का इलाज कर रहा है, वो डेथ सर्टिफिकेट नहीं देगा। ममता बनर्जी के द्वारा बनाई हुई कमिटी डेथ सर्टिफिकेट 3 दिन के बाद देगी। मेरे क्षेत्र में, मैं जहां हूं, यहां से मात्र 3 किलोमीटर दूर में। जी, अर्जुन जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक मनोजीत मंडल। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि बंगाल की तस्वीर क्या कह रही है? कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? आपको क्या लगता है? देखिए, ये लोग सिर्फ राजनीति करते हैं, और ये राजनीति के खेल में देखिए मैदान में किसको उतारा है?
वो अभी संवैधानिक पोस्ट बार बार कहते हैं, लेकिन वो सब तो संविधान के जरिए में काम नहीं करते हैं। खुद ही का गवर्नमेंट को हर दिन हर रोज कोसते हैं। ये किस तरह का संविधानिक हो गया भाई, मेरे को समझाओ। ही इज द हेड ऑफ द स्टेट, वो सब संविधान के सबसे ऊपर बैठे हैं, उन्हीं का स्टेट है, लेकिन वो सब कैसे गालियां देते हैं ट्वीट करके और प्रेस को अपने घर में बुला के लोगों को बोलते हैं आप दिखाइए मेरे को। और 26-27 स्टेट है इस देश में, कहीं पर ऐसा हो रहा है। और इस वक्त में जब लोगों की मौत हो रही है, इस वक्त में आप राजनीति करोगे लोगों की मौत के लेके। और कितना और मैं अर्जुन सिंह जी से पूछना चाहता हूँ, कितना मौत आप लोगों को चाहिए, कितना केस और चाहिए, अब बताइए ना। अर्जुन जी जवाब दीजिए। देखिए ये प्रॉब्लम दादा आप राजनीति नहीं करने की बात करके हुए राजनीति कर रहे हैं। ममता बनर्जी बोल रही हैं कि वो चुनी हुई प्रतिनिधि है, पश्चिम बंगाल की जनता ने उन्हें चुना है और मैं भी चुना हुआ प्रतिनिधि हूं, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं। तो ममता बनर्जी रास्ते में घूम के माइक बजा रही हैं और अर्जुन सिंह अगर किसी को त्राण देने जा रहा है तो वहां पुलिस उनको रोक रही है। तो राजनीति कौन कर रहा है? आज मुख्यमंत्री बोल रही है कि वो चुनी हुई प्रतिनिधि है और संवैधानिक पद पर लोग जो बैठाए गए हैं, जो राज्यपाल है, अगर वो सरकार की कमजोरी के बारे में बता रहे हैं तो यहाँ लाश की राजनीति नहीं हो रही है। लाश की राजनीति आप कर रहे हैं और आपकी सरकार कर रही है, क्योंकि लाश आप छुपा क्यों रहे हैं? एक आदमी मर सकता है, कोई भी कारण हो सकता है। मैं अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूं, एक आदमी मर गया, 14 दिन के बाद उन लोग, उसके घर के लोग जाने कि उसको क्या नाम है, कोविड-19 इफेक्ट हुआ है। अब उसका पूरा वहां के परिवार को खोजा जा रहा है, उसे कौन मिला, 14 दिन के बाद क्यों खोजा जा रहा है? ये राजनीति नहीं है सर, ये राजनीति ये है कि आप सही बात को बोलिए ना। असुविधा क्यों है? लाश की गिनती भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। आप हमेशा डेंगू के समय में भी आपने हमेशा तथ्य को छिपाया है, आप इस समय भी तथ्य को छिपा रहे हैं। मनोज जी, क्योंकि बीजेपी लगातार ये कह रही है कि सच को छिपाया जा रहा है कि अगर लोगों को उनके अपनों के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी तो सवाल तो सरकार से पूछे जाएंगे। बिल्कुल सवाल बिल्कुल पूछे जाएंगे, लेकिन सवाल सरकारी अधिकारी तो नहीं पूछ सकते हैं ना। वो सब क्या सरकार में बैठे हैं, गवर्नर साहब, और क्या अपोजिशन में बैठे हैं? बताइए ना। और ये सुनिए, छुपाने के बात आप कर रहे हो, आपको कैसे पता चलता है कि यहाँ पर ये लाश है? बताइए। इसलिए पता चलता है कि आप घर में, अरे बात करने इसलिए पता चलता है कि आप सरकारी चश्मा से देख रहे हैं। हम लोग सत्य के आधार पर बात करते हैं, आप सरकारी चश्मा से देखते हैं। मेरे को बात करने दीजिए। चश्मा सबने पहन के है, ठीक है। आपको कैसे पता चल रहा है कि यहीं पर ये मर रहा है, ये मर रहा है? आप ये बना रहे हो। और सुनिए, डेंगी और कोविड एक नहीं है। आपकी राजनीति झूठ पर आधारित है। आपकी राजनीति झूठ पर आधारित है। झूठ बोल रहे हैं। अचानक क्यों बढ़ गया? अचानक क्यों बढ़ गया? अचानक कोविड-19 का पॉजिटिव क्यों बढ़ गया? सलीम दादा एक छोटा सा सवाल, अमिताभ बोल रहा हूँ दिल्ली से। सलीम दादा, जब तक आप लोग वहाँ मुख्य विपक्ष में थे, आप लोग लगातार सवाल उठा रहे थे, अभी बीजेपी सवाल उठा रही है, सीपीएम हमें लग रहा है कि कई चीजें हो भी रही हैं, वो सवाल उठा नहीं पा रही है। दिल्ली में बैठ के हमें तो ये लग रहा है कि जो गलतियां हो रही हैं वो भी, ये आपका कमजोरी है, ये आपका दृष्टिकोण है। ये बीजेपी को 2-3 दिन में दिखने को मिला जब केंद्रीय टीम बाहर में आया। हमारे कार्यकर्ता नौजवान अपने जान की बाजी लगा करके गाँव में, सड़कों में, शहर में सैनिटाइजर पहले बांटने की बंदोबस्त की, बनाने की, उसके बाद साबुन देना, मास्क देना, जो सरकार के काम है। और केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों मिलकर के पूरे देश में और हमारे राज्य में भी कोविड की लड़ाई को तमाशा बना रहे हैं। उसमें राज्यपाल और मुख्यमंत्री 2 अहम किरदार निभा रही हैं। राज्यपाल केंद्र के एजेंट है। जब तक सेंट्रल टीम नहीं आई, बंगाल के लोगों को मालूम नहीं हुआ कि केंद्र में कोई सरकार है। थाली और थाली बजाने के अलावा चाहे पीपीई देना हो, चाहे वो किट देना हो। और जब हमारे पास किट मिला तो देखा गया आईसीएमआर, भारत सरकार और हमारी राज्य सरकार ये किट को लेकर के खरीदारी बिकाई में बंगलिंग किए हैं और एक बड़ा स्कैम हो रहा है। पीएम केयर के नाम पर, सुन लीजिए हमारी बात, सुन लीजिए, बहुत हंगामा सुना है।
ये लड़ाई हम नहीं पसंद कर रहे, ये तमाशा हो रहा है। दादा लड़ाई नहीं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ, मैं तो बहस भी नहीं कर रहा हूँ। सुन लीजिए, विज्ञान निर्भर साइंस और मानविकता के साथ इसको लड़ना पड़ता है। केरल उदाहरण दिखाया है। और आप यहाँ पे कभी हिंदू मुसलमान और कभी ये लाश की चोरी और कभी लाश की छुपाई कर रहे हैं। तथ्य के आधार पर होना चाहिए। आज गुजरात से लेकर बंगाल में लोगों की जान को लेकर खेली जा रही है और इसमें भाजपा और तृणमूल कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है। वो मुनाफा के लिए है, सलीम दा, चलो केंद्र सरकार की बात मान ली, चलो हम लोगों ने स्थिति नहीं होता पूरे देश में। हम लोगों ने आपकी बात मान ली, केंद्र सरकार लेट से जागी। अन्नदाता के नाम सलीम दा, आत्महत्या करने में सलीम दा, हमने मान चाहे बंगाल हो। चलो हमने आपकी राय सुन ली, केंद्र सरकार लेट रिएक्ट किया, लेकिन बीजेपी आवाज सुन के बाकी सुनने मिल रहा ना। हमने पत्रकार क्या करते पता नहीं है। हमने पत्रकारिता कीजिए, हमने सरकार की मुखपत्र मत बनिए। मुखपत्र नहीं बन रहा हूँ दादा, मैं तो आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ, लंबा सवाल भी नहीं पूछ रहा हूँ, यही पूछ रहा हूँ। छुपा रहे थे आप भी मुख्यमंत्री। अच्छा दादा, सिर्फ एक चीज बता रहा हूँ, मैंने आपकी बात सुन ली। आपने कहा केंद्र सरकार ठीक से रिएक्ट नहीं कर रही है, आपने तो कहा कि केंद्र सरकार सही में सुनने नहीं मिला था, आपको नहीं मिला था ना, इसलिए बोला। हाँ, तो वही बोल रहा हूँ। आपने कहा केंद्र सरकार ने समय पर रिएक्ट नहीं किया, आपने कहा केंद्र सरकार समय पे नहीं आई। मैं सिर्फ एक ही चीज पूछता हूँ, आप बंगाल के हैं, आप बंगाल से सांसद रहे हैं दादा, मैं आपको 20 सालों से देख रहा हूँ लगातार संसद में। दादा एक ही चीज बताओ, बंगाल में अभी आपको लगता है सब कुछ ठीक चल रहा है कोरोना की महामारी को दूर करने के लिए? कैसे लगेगा? हमें जेल दिया गया, हम गिरफ्तार हुए। ये केस की मांग केंद्र सरकार, राज्य सरकार से हम पिछले 1 महीना से कर रहे हैं, लॉकडाउन होने से पहले से। और इसके नाम पर हमें गिरफ्तार किया गया, हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया और बंगाल में तथ्य को छुपाया जा रहा है। अभी भाजपा जब बोली है तो आपके सेंटर के जो मीडिया है उनको नजर में आया है। और हम जब चीख रहे हैं, हम टेस्ट की बंदोबस्त कर रहे हैं, इलाज की बंदोबस्त कर रहे हैं, जान की बाजी लगा करके आपको चीखने नहीं मिला, ये बात मैं बोला। तो वहाँ ये तमाशा में दोनों शामिल है। वहाँ जो भी फैसले लिए जा रहे हैं, आपको सर्वदलीय बैठक की वहाँ सबसे, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दिल्ली में हो रही है, वहाँ क्या तमाम दलों से कुछ ऐसी बातें की गई हैं, सबकी सलाहें ली जा रही हैं? कोई सवाल नहीं है। हम पहले कहें सरकार को, केंद्र और राज्य सरकार दोनों को, कि कोविड की लड़ाई में सब मिल करके हम शामिल होंगे। लेकिन मंत्रिमंडली हो, पंचायत हो, पुरसभा हो, ये सरकार वो सरकार, ये पार्टी वो पार्टी, सबको मिल करके। लेकिन आज भाजपा और तृणमूल कांग्रेस 21 के चुनाव की लड़ाई कर रहे हैं, कोविड-19 की लड़ाई 20 में नहीं लड़ रहे हैं। और यही हमारी क्षोभ है। और मीडिया भी इसको जमात हिंदू मुसलमान किया। चलिए मोहम्मद सलीम जी, बड़ा आसान होता है हर बात पे मीडिया को कोसना, मीडिया पर सवाल उठाना। मीडिया जो लोगों को सच्चाई बताता है, खासकर अगर हम अपने चैनल की बातचीत करें, और जो पश्चिम बंगाल से तस्वीरें सामने आ रही है उस पर सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि गंभीर आरोप एक महिला लगा रही है जो बीजेपी ने ट्वीट किया है। और इसी को लेकर के जब ऐसे समय में पूरे देश को साथ मिलकर एक साथ होना चाहिए, सभी पार्टियों को साथ होना चाहिए, इस मसले पर राजनीति हो रही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। और दिल्ली की सबसे पहले बात, दिल्ली का जहांगीरपुरी इलाका देश का सबसे बड़ा कोरोना हॉटस्पॉट में एक बन गया है। जहांगीरपुरी में एच ब्लॉक में अब तक कोरोना के 46 मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। पहले जहांगीरपुरी के एच ब्लॉक की गली में पहले 31 मरीज मिले थे, जिसके बाद आसपास के हर व्यक्ति की जांच की गई और रिपोर्ट आने के बाद कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़कर 46 हो गई है। कोरोना के मरीजों में 6 पुलिसकर्मी, 1 पुलिसकर्मी की पत्नी भी शामिल है। बताइए भी जा रहा है कि सभी 46 मरीज एच ब्लॉक की 3 गलियों में रहते हैं और इन एक साथ इतनी बड़ी तादाद में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद जहांगीरपुरी के एच ब्लॉक को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। तो ये एच ब्लॉक जहां से ये केस सामने आए, उसके बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। लेकिन यहाँ बड़ी समस्या और बड़ी चिंता का सबब ये कि 46 यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव लोग मिले हैं। कोरोना के मरीजों में 6 पुलिसकर्मी हैं और 1 पुलिसकर्मी की पत्नी भी शामिल है। और ये भी बताया जा रहा है कि जो सभी 46 मरीज हैं वो एच ब्लॉक की 3 गलियों में ही रहते हैं। एक साथ इतनी बड़ी तादाद में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद जहांगीरपुरी के एच ब्लॉक को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। किसी को भी आने जाने नहीं दिया जा रहा है और सब पर नजर भी रखी जा रही है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यही है कि दिल्ली का जहांगीरपुरी ये जो इलाका, इसका एच ब्लॉक, जहां पर एक गली में पहले 31 मरीज थे, जिसके बाद आसपास के हर व्यक्ति की जांच की गई, सबके सैंपल लिए गए और उसके बाद रिपोर्ट आने के बाद कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़कर 46 हो गई है। प्रियंका कांडपाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं और उनके साथ दीपक भी हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले प्रियंका, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। प्रियंका, ये अपने आप में बहुत चौंका रहा है कि 31 मरीज थे, उसके बाद आसपास के लोगों के सैंपल लिए गए, 46 अब हुए, तादाद इतनी जल्दी बढ़ गई। जी, और मैं इसका सीधा उदाहरण आपको यहाँ पर दिखाती हूँ कि ये तादाद किस तरीके से बढ़ी होगी। इस वक्त हम एच ब्लॉक से बाहर खड़े हैं और ये तस्वीरें आप पीछे देखिए,
इतनी भीड़ यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। लॉकडाउन यहाँ है या नहीं, इस बात की कोई पुष्टि यहाँ नहीं हो रही। आप देखिए कितनी संख्या में लोग घरों से बाहर निकले हुए हैं। जहां तक नजरें जाएंगी वहां तक आपको लोग ही लोग नजर आएंगे। जो एक बोर्ड नजर आ रहा है वो H3 ब्लॉक है, जहां पर 46 मामले सामने आए हैं, कल ही सामने आए हैं। और उसके बाहर आप भीड़ देखिए कितनी भीड़ है। इससे पहले यहाँ पर C ब्लॉक से 31 मामले सामने आए। उससे यहाँ पर बताया गया कि 7 पुलिसकर्मी भी जो है कोरोना पॉजिटिव हैं। 88 मामले इस इलाके में आए हैं। और उसके बाद इस इलाके की सीरियसनेस देखिए, ना यहाँ पर सिविल डिफेंस का कोई है, ना पुलिस का यहाँ पर कोई है, ना प्रशासन का यहाँ पर कोई है जो इस भीड़ को हैंडल कर सके। बाहर की तस्वीरें देखिए, सैनिटाइजेशन की बात होती है, ये पूरा कूड़े का घर बना हुआ है। गाय यहाँ पर, कूड़ा यहाँ पर, बैरिकेड करके इलाके को भले ही बंद कर दिया गया, लेकिन सफाई का लेवल देखिए। रोडों पे गाड़ियां तेजी से दौड़ रही हैं, बाइकों गाड़ियों की गिनती नहीं है। दिल्ली का ही ये हिस्सा है जहांगीरपुरी, ये सोच रहे, ये कहीं से सही नहीं लग रहा। तस्वीरें बिल्कुल, ये तस्वीरें दरअसल दिखा रही हैं कि कितने लोग गंभीर हैं, कितने प्रशासन गंभीर हैं। और अगर ऐसे ही गंभीरता नहीं बरती गई तो स्थिति और भयावह हो सकती है। प्रियंका, रहिएगा आप हमारे साथ। इस बीच कोरोना हॉटस्पॉट बन चुके जहांगीरपुरी से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। जहांगीरपुरी के H ब्लॉक में 46 कोरोना मरीज मिलने के बाद पूरा इलाका सील है। लेकिन इसके बाद भी जिस तरीके से प्रियंका दिखा रही थी, सड़कों पर लोगों की भारी भीड़ निकली। पुलिस और प्रशासन की सारी तैयारियों के बाद भी जहांगीरपुरी के लोगों पर कोई असर नहीं दिखा और वो कोरोना के खतरे के बीच सड़कों पर घूमते दिखे। इस दौरान ना तो किसी ने सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह की और कई लोग तो यहाँ ऐसे भी नजर आए जिन्होंने मास्क तक नहीं पहना हुआ था। प्रियंका, फिलहाल जो तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, आप जो दिखा रही हैं, लोग वहां पर धड़ल्ले से घूम रहे हैं जैसे कोरोना का प्रकोप देश में हो ही ना। मास्क भी नहीं लगाया है लोगों ने और इन्हें रोकने के लिए भी कोई नहीं है। दिल्ली की ये तस्वीर ही नहीं लग रही है। ये तस्वीर लग रहा है कि यहाँ लॉकडाउन है ही नहीं। इतनी भीड़ यहाँ आम दिनों में रहती है, इतनी भीड़ यहाँ नजर आ रही है। इन्हें देखिए बिना मास्क के चलते जा रहे हैं। हैंकी है लेकिन नहीं पहनेंगे। उसके बाद आप यहाँ लोगों को देखिए, खड़े हैं, हमें घेर कर यहाँ पर लोग खड़े हो गए थे। इनको बताया जा रहा है कि लॉकडाउन है, आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, बावजूद उसके। और ये वो इलाका है जो कंटेनमेंट जोन का इलाका है। 46 मामले सामने आ चुके हैं एक ही गली से, बावजूद उसके लोग कितने सीरियस हैं वो साफ तस्वीरों में नजर आ रहा है। हमारे यहाँ होने के बावजूद हम यहाँ आए हैं तो कुछ लोगों को यहाँ से हटने को कहा गया है, बावजूद उसके यहाँ पर भीड़ आप देखिए, ये इससे ज्यादा भयावह कुछ नहीं हो सकता। ये जो ये दिल्ली का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है। अब ऐसे में यहाँ से मामले और नहीं बढ़ेंगे तो और क्या होगा। बैरिकेड करने की खानापूर्ति यहाँ पर कर दी गई है, यानी कि गाड़ियां यहाँ से अंदर नहीं जाएंगी। लेकिन क्या लोग घर से बाहर निकल रहे हैं? कौन लोगों ने मास्क पहने हुए हैं कि नहीं? लोग बाहर क्यों निकल रहे? क्योंकि आप ज्यादातर लोग अगर देखेंगे तो सबके हाथ खाली हैं, यानी कि ये ऐसा नहीं है कि किसी जरूरी काम से घर से बाहर निकले हैं। खाली हाथों में जा रहे हैं, ना किसी के हाथ में फाइल है जो हॉस्पिटल जा रहा हो, ना सब्जी खरीदने के लिए आए हैं, ना एसेंशियल चीजों के लिए आए हैं, बस बाहर घूम रहे हैं। ये जो खतरे की स्थिति है यहाँ पर, ये लोग सिर्फ अपने लिए ही नहीं, तमाम बाकी लोगों के लिए भी पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल प्रियंका, वहीं दिल्ली के शाहदरा की बात कर लेते हैं, आप रहिएगा हमारे साथ। दिल्ली के शाहदरा इलाके का मानसरोवर पार्क भी कोरोना हॉटस्पॉट बन गया है। मानसरोवर पार्क में एक ही परिवार के 6 लोग समेत कुल 7 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना की चपेट में आने वाले परिवार में 11 महीने का एक बच्चा भी शामिल है। और ये बताया गया कि 11 अप्रैल को इस परिवार के एक बुजुर्ग की मौत हुई थी जिन्हें कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। आशंका जताई जा रही है कि उनके जरिए ही पूरे परिवार में कोरोना वायरस फैला। इस परिवार के आसपास रहने वाला दिल्ली पुलिस का एक ASI भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। दीपक हमारे साथ, हमारे सहयोगी और अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या जानकारी? देखिए, शाहदरा में तो मामले सामने आए हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट खबर मैं आपको दे दूं कि महरौली जैसे इलाके में एक सब्जी विक्रेता भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद से पूरे इलाके में कहीं ना कहीं डर का माहौल है। और जो DM की तरफ से जानकारी मिली है दक्षिणी दिल्ली के, उनका साफ तौर पर कहना है कि इस सब्जी वाले के टच में जो लोग रहे हैं उन सभी का टेस्ट किया जाएगा। खासतौर पर जो परिजन है उनका टेस्ट किया जाना है, उनको क्वारंटीन किया गया है। लेकिन जिन जिन लोगों को इन्होंने सब्जी बेची होगी या जो इसके कॉन्टैक्ट में आए हैं, उन सभी को भी होम क्वारंटीन करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा एक और खबर जामा मस्जिद से आ रही है। जामा मस्जिद की ये खबर है कि करीबन 18 में से 11 लोग एक ही परिवार के कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है। इस परिवार की शुरुआत दरअसल इस तरीके से हुई थी कि कोई बाहर से विदेश से इनके घर पे आया था, वो परिजन पॉजिटिव हुआ था, जिसके बाद से एक कर सभी ने टेस्ट कराया और जब रिपोर्ट सामने आई है तो 18 में से 11 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। एक खबर LNJP की भी मैं आपको बता दूं। LNJP में मेस में एक डाइटिशियन काम करती हैं, वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। बिल्कुल, यानी
देखिए दीपक और प्रियंका हमारे साथ जुड़ी थी और यहाँ पर ये सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर आप हॉटस्पॉट किसी एरिया को डिक्लेयर कर रहे हैं तो वहां पर पूरे इंतजाम भी किए जाएं। सिर्फ बैरिकेड करने से कुछ नहीं होगा, लोगों को अवेयर करना जरूरी है, पुलिस की तैनाती वहां जरूरी है, जो इन इलाकों में फिलहाल नहीं दिखी। वहीं पूर्व क्रिकेटर जावेद मियांदाद ने पाकिस्तान में कोरोना के हालात से जूझने की नाकाम कोशिश पर प्रधानमंत्री इमरान खान का मजाक उड़ाया। इमरान खान ने पाकिस्तान के लोगों से दान करने की अपील की है और इसी को लेकर चर्चा के दौरान जावेद मियांदाद ने इमरान खान पर जिंदगी भर मांगते रहने का आरोप लगाया। साथ ही पाकिस्तानियों के अपने देश का फायदा उठाने पर भी निशाना साधते हुए कहा कि यहां खाने वाले खाकर निकल गए। इमरान भाई से मैं यही कहूंगा कि हमारी तो किस्मत में ये रह गया कि मांगते ही रहो, क्योंकि इस शख्स ने बचपन से ही, जब से हमने खेलना शुरू किया, हॉस्पिटल बनाए, मांगते ही रहे और आज भी प्राइम मिनिस्टर को वो चीज़, क्योंकि जो खाने वाले तो वो तो निकल गए, किसी ने मुल्क का सोचा नहीं। और मुझे उम्मीद है कि अब इंशाल्लाह पाकिस्तान इज़ इन गुड हैंड, तो ये भी आजमाइश है और इंशाल्लाह निकल जाएगा। अगर मैं सिर्फ ये चाहूँगा कि इमरान भाई को ये कहूँगा कि इमरान साहब PM साहब को मेरे से कोई एक दफ़ा मीटिंग कर लें, यहाँ तक कि मेरे पास वो आइडिया है कि पूरे पाकिस्तान का कर्जा भी उतर जाएगा। आई हैव आपको पता है कि मैं कैलकुलेटर हूँ और मैं ये करके, अभी आपने जो बातें की देखें, ये सारी चीज़ें ये अवेयरनेस की बात है। आज हमारे मुल्क में जिस तरीके से मुल्क में, जैसे इमरान भाई ने बताया कि मच्छर कॉलोनी में, वाकई हकीकत, आप हकीकत को तो समझें। इस मुल्क की हकीकत ये है कि ये वायरस नहीं रुक सकता। ये जब तक आप अपने आप को नहीं समझाएंगे, अपने आप से बात नहीं करेंगे कि मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं निकलना, हर चीज़, लोग माशी हालत में मर गए। जब जिनके पास खाने को नहीं है वो क्या करेंगे बेचारे। तो हर चीज़ मजबूर है और मजबूरी के तहत ये आदमी को अपना समझना होगा। दुनिया में प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो सिर्फ लुक आफ्टर करता है और चलाने वाले अवाम होती है। तो कोरोना से जूझ रहे पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे तो करे क्या। अब तक लॉकडाउन से इनकार करने वाले पाकिस्तान के PM इमरान खान अब लोगों से रमजान में घरों में ही रहने की अपील की है। इससे पहले इमरान खान मस्जिद में जाने को कह रहे थे। मीडिया से बात करते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का दर्द फूट पड़ा। उन्होंने पाकिस्तान के लोगों पर ठीकरा फोड़ते हुए कहा कि लोग लाख समझाने के बाद भी रमजान में घर से बाहर निकलने में बाज नहीं आ रहे हैं। इमरान ने लोगों से अपील की है कि कोरोना से बचने के लिए रमजान में भी घरों में नमाज पढ़ना बेहतर है और अगर लोगों ने उनकी अपील नहीं मानी तो मजबूरी में मस्जिदों को बंद करने के लिए सुरक्षा बल तैनात करने होंगे। देखिए काशिफ, ये पहले तो ये ज़हन में डाल लें कि आप पूरा लॉकडाउन भी करेंगे ना तो फिर भी इसने रुकना नहीं है, क्योंकि अगर रुकना होता तो रुक गई होती। यानी सिंगापुर में लॉकडाउन किया उन्होंने, खोला फिर फैल गई। इसके साथ हमें रहना पड़ेगा। हर मुल्क ने अपनी कंडीशंस के मुताबिक एडजस्ट करना पड़ेगा। फैलना तो इससे है, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो कर्व है उसकी फैलने की वो एकदम स्टीप ऊपर ना चली जाए। अब मुझे ये जो डॉक्टर्स की बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि डॉक्टर्स इस वक्त वो कम्युनिटी हैं जो बिल्कुल फ्रंट लाइंस में लड़ रहे हैं और हमें इनका पूरा सोचना चाहिए। लेकिन और वो जो बात की मस्जिदों में या भी रमज़ान में हम क्या करेंगे, मैं ज़रा इसका जवाब दे दूँ। देखिए, हमारे पास दो ऑप्शंस थी। हमें ये समझ आ गई कि लोगों ने मस्जिदों में जो मर्ज़ी हम कर लें, इन्होंने जाना है। और ये हमारी, मैं अपनी कौम को जानता हूँ, मुझे पता है कि ये हमारी रमज़ान में लोगों ने निकलना था। लॉकडाउन के समय छात्र किस तरह पढ़ाई कर रहे हैं और इस मुश्किल दौर में बच्चों के माता पिता उनकी किस तरह मदद कर पा रहे हैं, ये जानने के लिए हमारे सहयोगी आनंद नरसिम्हम ने ऑनलाइन पढ़ाई के एक प्लेटफॉर्म वेदांतु के CEO वंशी कृष्णा से बात की। पढ़ाई का जो प्रकरण है उसको कैसे शिक्षा का जो प्रकरण है उसको कैसे जारी रखा जाए, तो एक माध्यम है, एक तरीका है ऑनलाइन लर्निंग। और इसी एरिया में और इसी जगह में काफ़ी तरह से सक्षम और प्रबल है वेदांतु, और उसके CEO और को फाउंडर हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं वंशी कृष्णा। वंशी नमस्ते, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद यहाँ पर न्यूज़ 18 नेटवर्क पर। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है लर्निंग का, ये कैसे स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद है और आप इसमें किस तरह से कार्यरत हैं? श्योर।
शुक्रिया आनंद मुझे शो पे इनवाइट करने के लिए। हम जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस कोविड सिचुएशन की वजह से जो भी सिचुएशन चल रही है ऑब्वियसली नॉर्मल नहीं है, राइट? और हम सब इस चीज को स्ट्रगल कर रहे हैं इससे, और तरीके ढूंढ रहे हैं कि हम किस तरीके से चीजें जो नॉर्मल से करीब हो सकती है उसको हम कंटिन्यू करें। इस पूरी चीज में सबसे बड़ा जो एक एरिया है जो इफेक्ट हुआ है, जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया है, इज एजुकेशन। तो एजुकेशन के अंदर स्कूल्स मेजर एग्जाम्स डिले हुई हैं, बोर्ड एग्जामिनेशंस, जेई नीट जैसे एग्जामिनेशंस भी डिले हुई हैं, राइट? और इसकी वजह से काफी एंग्जाइटी है स्टूडेंट्स के अंदर, मोर इम्पोर्टेंटली पेरेंट्स के अंदर। पेरेंट्स जो है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कोई और तरीका नहीं है उनके पास स्टडीज को कंटिन्यू करने के लिए, तो ये सब चैलेंजेस चल रहे हैं एंड होप करते हैं हम कि ये जल्दी से जल्दी ठीक हो। बट इस पूरे ड्यूरेशन में लास्ट 25 दिन से जो लॉकडाउन चल रहा है, वेदांतु ने जो कि वन ऑफ द लीडर्स है ऑनलाइन ट्यूटरिंग में, जो 2014 से हम लोग ये कर रहे हैं, तो हम लोगों ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है इसके अंदर आनंद। हम लोगों ने अपना जो प्लेटफॉर्म है, वेदांतु का जो प्लेटफॉर्म है, जिसके अंदर टीचर्स लाइव पढ़ाते हैं अपनी जगह से, और स्टूडेंट्स जहाँ से भी हों, जहाँ मर्जी हों इंडिया में, घर से बैठ के लैपटॉप या मोबाइल या टैबलेट से लॉग इन करके वो क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। तो वेदांतु का प्राइमरी मॉडल ये है। तो इस पूरे लॉकडाउन के दौरान वेदांतु ने ये जो हमारा पूरा प्लेटफॉर्म है ये फ्री कर दिया है इंडिया के सारे स्टूडेंट्स के लिए, राइट फ्रॉम ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 12 तक, राइट? सो ग्रेड 1 से ग्रेड 12 के बीच में सारे स्टूडेंट्स अक्रॉस बोर्ड आ सकते हैं, और वेदांतु के अंदर जितने भी मास्टर टीचर्स हैं उनकी क्लासेस रोज होती हैं, और वो टाइमिंग सब ऐप के अंदर है, तो वो आके अटेंड कर सकते हैं। तो ये हमने अराउंड मार्च के लास्ट वीक के अंदर हमने ओपन किया था,